ओके, तो नॉमिनल अकाउंट आज हम लोग पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट कैसे नॉर्मली ऑपरेट करता है. इट इज अ नॉन पर्सनल नेचर. अगेन, ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सन्स से रिलेटेड अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स में नहीं आते, और ये नॉन पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इसमें रियल अकाउंट्स भी नहीं आते. मतलब वो चीजें जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, वो चीजें भी, वो अकाउंट्स भी इसके अंदर कंसिडर नहीं होंगे. ये वो चीजें हैं जिसके लिए आप या तो खर्च करते हैं या फिर आप उसके लिए एक इनकम रिसीव करते हैं, कोई एक्टिविटी, कोई सर्विस, लेकिन आप उसको केवल फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते. और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे, जैसे सैलरी, बिजनेस सैलरी पे करता है अपने एम्प्लॉइज को. वेजेस, जो टेक्निकल क्लास लेबर होती है उसको वेजेस पे की जाती हैं. कमीशन, या तो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइज रिसीव करता है या फिर पे करता है. डिस्काउंट, रेंट, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप प्रोडक्ट और सर्विस को यूज कर लेते हैं, या प्रोडक्ट और सर्विस कोई दूसरा आदमी यूज कर लेता है, आप उसके लिए खर्च करते हैं या आपको उसकी इनकम मिलती है, बट उसका केवल नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसकी यूटिलिटी का यूज हो सकता है, लेकिन उसको आप किसी भी तरीके से टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, रेंट, यू हैव यूज्ड द बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने के बाद आपने उसका रेंट दे दिया. So typically you are not able to see the service that you have utilized. You can see there is a building, but you do not own it. You are not the owner of that building. You are using that building as a service. और उसमें आप फैक्ट्री चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, सारे काम आपने कर लिए. At the end of the month you have paid some money to the landlord or the owner of the building, which is called rent. So rent is one aspect that you can use. Right? Service has been utilized, but आपने उसके लिए उसकी जो पेमेंट करी, दैट इज कॉल्ड रेंट. Similarly, you can receive some of these things, obviously, like commission you can receive, discount you can receive, you can also receive rent if you have a building. तो ये नॉमिनल अकाउंट को हम समझेंगे. अब मैं गोल्डन रूल दोबारा से लिख रहा हूं बिफोर आई विल टेल यू दी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट्स. फर्स्ट थिंग, हमने डेबिट साइड इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द T फॉर्मेट और क्रेडिट इज ऑन द राइट साइड. ठीक है? Assets and expenses and losses, ठीक है, they are always on the debit side. वो हमेशा डेबिट होंगे. और क्रेडिट साइड में आएंगी liabilities, income and capital. अब ये गोल्डन रूल मैंने इसलिए बोला इसको, जब आप नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट के ऊपर उसके रूल्स अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, आप जहां ट्रांसफर करेंगे आप चेक कर सकते हैं कि एसेट्स में आता है, एक्सपेंसेस में आता है कि लॉसेस में आता है, लायबिलिटीज में आता है, इनकम में आता है, कैपिटल में आता है. वो अपने आप जाएगा क्रेडिट में, आप उनके 3 में से किसी एक में आइडेंटिफाई करेंगे. इफ बाय एनी चांस you are not able to identify them on the credit side, then possibly it is a wrong decision. रूल गलत लग गया है, या आपने गलत टाइप का अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया है, या आपके रूल इंटरप्रिटेशन में, अकाउंट इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ है. आपने पर्सनल को रियल मान लिया है या रियल को नॉमिनल मान लिया, कुछ ऐसी गलती कर बैठे हैं. ठीक है? क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us move to the last rule, which is nominal account, और उसके बाद हम जर्नल के बारे में समझेंगे. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और expenses and losses. Debit all expenses and losses. Credit all the gains and incomes.
कई लोग इसमें प्रॉफिट वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है ना, गेन्स वर्ड भी यूज करते हैं, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, इट ऑलमोस्ट मींस द सेम फॉर दिस रूल ओनली, ठीक है। वैसे प्रॉफिट और गेन्स में डिफरेंस होता है, बट let me write it profit only because we are studying commerce, we should know the technical terms and the differences in between. So profit, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे आप सारे प्रॉफिट्स और इनकम्स only if you have been able to identify a nominal account. क्लियर है? ओके, चलिए अब समझेंगे कि कैसे डेबिट और क्रेडिट होगा किसी ट्रांजैक्शन में। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। अब आप लोग मुझे बताइए कि उस एग्जांपल के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं, ठीक। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है रेंट पेड 5,000 रुपीज। सर मैं बताऊं? हाँ, वन बाय वन बताइए। इसमें रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके, नाउ यू स्टॉप हियर। कोई और स्टूडेंट ये बताए कि कौन से दो अकाउंट्स, एक इन्होंने रेंट अकाउंट आइडेंटिफाई किया इसमें और एक कैश अकाउंट आइडेंटिफाई किया है, क्या ये सही है? Anybody else who wants to say something? हर्ष कुमार, सर सही है। सही है, ओके। एनीबडी एल्स? ध्रुवपाल? सर ठीक है। ओके, गुड, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, देखिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप लोग अब आगे का चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें यू विल हैव टू सी अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी रिटन लाइक दिस, रेंट पेड, सैलरीज पेड, बिल्स पेड, सेल्स सॉरी गुड्स सोल्ड ऑन कैश नहीं लिखा होगा, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज्ड, you have to automatically identify that this transaction has been done in cash. और also please remember, जो रेंट जैसी चीजें हैं, सैलरी जैसी चीजें हैं, डिस्काउंट जैसी चीजें हैं, ये कैश ही होती हैं, इसमें कोई क्रेडिट का चांस नहीं होता। आप जाकर के मकान के मालिक से ये नहीं बोल सकते कि मैं जो है इस मकान में 3 महीने रहूंगा और उधार पे रहूंगा। It is an unusual activity. It is not a business transaction as such. ठीक है, तो रेंट सबको पे करना है, रेंट पेड लिखा है मतलब कैश पेड है, और कोई तरीके से आप रेंट पे नहीं कर सकते, राइट? कि मैं रेंट पे करने की बजाय एक कार दे दूं, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट्स अ बार्टर सिस्टम, राइट? वी विल कम टू दैट लेटर इन द इकोनॉमिक्स चैप्टर, बट द पॉइंट इज कि रेंट पेड का मतलब है कैश पेड, सैलरीज पेड कैश पेड होती है, वेजेस पेड कैश पेड होती है। गुड, तो सबसे पहला अकाउंट है रेंट और दूसरा अकाउंट है कैश। अब इसका नेचर बताइए पहले कि किस टाइप का अकाउंट है ये? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट पर्सनल है? रेंट अकाउंट। ओके, गुड, लिख दिया मैंने, रेंट अकाउंट पर्सनल है। सेकंड, कैश। कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? कैश नॉमिनल। अब क्लास में से कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को बताए कि ये दोनों अकाउंट के क्या रूल्स होंगे और कैसे डेबिट और क्रेडिट होंगे। बताइए। सर समझ नहीं आया क्या? होल्ड करिए, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। बताइए, कुणाल, हर्ष, ध्रुवपाल, कोई भी बताइए। प्रीति, श्वेता, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, सबसे पहले रेंट। रेंट किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट नहीं है, इट इज अ नॉन पर्सनल अकाउंट। रेंट दिखता है? नहीं। रेंट किसी आदमी से संबंधित है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? नहीं। इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्सन। तो रेंट क्या है? रेंट इज बेसिकली
whatever property you have used, the rent is paid against the use of that particular property. Basically, you cannot see it, but you have used a service in terms of usage of a property. इसलिए जो है ये रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है. अभी मैंने नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स लिखे थे, तो मैंने उस पे बहुत क्लियरली लिखा था कि रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को. रेंट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. रेंट कम्स अंडर एक्सपेंसेस कैटेगरी, तो आप रेंट को डेबिट करेंगे. तो आप लिख सकते हैं रेंट अकाउंट और उसको आप डेबिट करेंगे. ठीक है. और उसके बाद कैश अकाउंट जो है, इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट. हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सबको समझ में भी आया था. कैश दिखता है, करेंसी काउंट कर सकते हैं, आप चेक को देख सकते हैं, बैंक में बैलेंस यू कैन रियलाइज. आप आंखों से देख सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को. बैंक से जाके कैश विड्रॉ करेंगे तो करेंसी नोट्स मिलते हैं, यू कैन सी इट, इट्स रियलिटी, राइट. तो कैश अकाउंट इज अ अकाउंट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. क्रेडिट दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस से बाहर चला जाए उसको आप क्रेडिट कर देंगे, जो बिजनेस के अंदर आ जाए उसको आप डेबिट कर देंगे. तो ये कैश यहां पर पे हो रहा है, मींस कैश आपके बिजनेस से निकलकर किसी और के पास जा रहा है, तो आप क्रेडिट करेंगे. तो यहां पर आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट. और ये पहली बार मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे आप एक अकाउंटिंग में पहला स्टेप जर्नल एंट्री का करते हैं. अकाउंटिंग में द फर्स्ट बुक दैट यू प्रिपेयर इज अ जर्नल एंट्री बुक, जिसके अंदर आप इसको लिखते हैं. ठीक है. तो नॉमिनल अकाउंट का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया. सिमिलरली सैलरी इज पेड. सैलरी इज पेड में दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के, एक सैलरी और दूसरा कैश. किसको सैलरी गई है इससे लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि सैलरी इज अगेन नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्सन, इट इज एसोसिएटेड विद द पर्सन सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन. उस एम्प्लॉय की जो सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बदले आप उसको पे कर रहे हैं. इट इज अ कॉम्पनसेशन फॉर द सर्विस यू फ्रॉम द एम्प्लॉय. तो ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग बैक टू द पर्सन. तो सैलरी इज पेड. सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस. सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो आप लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट. इसको ध्यान से देखिए, तरीका होता है लिखने का. फिर हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी पढ़ेंगे. स्मॉल dr लिखेंगे आप और डॉट लगाएंगे. और टू, देखिए थोड़ा बीच में आ जाइए, इस पे जगह छोड़ दीजिए प्लीज. टू, यहां पर भी सैलरी पेड इन कैश होता है और कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है. द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज कैश, राइट. तो कैश में बिजनेस हो रहा है, तो कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है. क्रेडिट दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस टू कैश अकाउंट. जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो अकाउंट को छोटे फॉर्म में लिखते हैं, A/C. ठीक है. यहां पर मान लीजिए 10,000 रुपीज की सैलरी आपने पे करी, तो 10,000 यहां लिखेंगे और 10,000 यहां लिखेंगे. अब मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको बता के दिखाऊंगा, तो ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप रफ जर्नल एंट्रीज पास करना चाहते हैं तो इस तरह से आप पास कर सकते हैं. एंड आई विल गिव यू sufficient number of examples when I will make the format and make you understand. आप इसको चेक करिए. अब आप इसको चेक करिए गोल्डन रूल से, जो ऊपर लिखा हुआ है. सैलरीज क्या है? एक्सपेंसेस डेबिट साइड में है, ये डेबिट हुआ, वेरी गुड. कैश क्या है? इनकम. यहां पर इनकम की एक्सपेंडिचर क्या है? यहां पर क्या है? कैश एक्सपेंडिचर है, राइट. दूसरा, it was the liability of the company to pay salaries. क्या ये लाइबिलिटी नहीं है कंपनी की कि कंपनी पे करे? और कैश आपके पास से जा रहा है. भाई आपने किसी की सर्विस यूटिलाइज करी तो आप उसको पेमेंट करेंगे ना. चाहे आपने रेंट यूटिलाइज किया हो, रेंट के लिए प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया हो, सैलरीज के लिए एम्प्लॉय की स्किल्स को यूटिलाइज किया हो, राइट. तो आप कैश जो है वो किसके लिए दे रहे हैं? लाइबिलिटीज के लिए दे रहे हैं.
किसी का अगर आप उधार चुकाते हैं, क्रेडिट कंप्लीट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, कैश आपके पास से जाता है तो वो क्या है, एसेट्स। और अगर आप दूसरे तरीके से देखें, अब मैं रिवर्स आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं, कैश का रिवर्स एग्जांपल। कैश इफ इट इज क्रेडिटेड, व्हिच मींस आपका कैश बैलेंस कम हो रहा है, कैश बैलेंस इज रिड्यूस्ड, कैश बैलेंस इज रिड्यूस्ड। एसेट साइड में जब कैश आता है तो बैलेंस बढ़ता है। मंथन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मंथन प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू। ओके, तो कैश का जो बैलेंस है वो यहां पर कम हो रहा है, विच मींस डेबिट में एसेट साइड का बैलेंस कम हो रहा है। अगर डेबिट का बैलेंस कम हो रहा है, विच मींस ऑटोमेटिकली क्रेडिट का बैलेंस बढ़ रहा है। इसको प्लीज बहुत ध्यान से समझिए, इट्स एन एरिथमेटिकल बैलेंस दैट इज क्रिएटेड इन अकाउंटिंग। कि अगर एसेट साइड के किसी चीज, डेबिट साइड के एसेट्स में कोई चीज कम हो रही है, किसी चीज की वैल्यू कम हो रही है, which automatically means कि क्रेडिट साइड की वैल्यू बढ़ रही है। It is supporting the credit side on the reverse of it. तो कैश जो है वो डेबिट है, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है which means आपके पास से कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो एसेट साइड की वैल्यू कम हो रही है, which is obviously helping the credit side. इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं या लाइबिलिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये रूल और आगे धीरे धीरे करके, जो ये रिवर्स रूल मैंने आपको समझाया है, ये और धीरे धीरे करके आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस टिल हियर, टिल नॉमिनल अकाउंट्स? कोई क्वेश्चंस? हाँ प्लीज पूछिए। सर जो कैश था, कैश अकाउंट, वो तो क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि वो लायबिलिटी है। नहीं, मैं अब आपको फिर से दोबारा से रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियरली ये चीज समझ में आ जाए। यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि कैश क्रेडिट साइड में जाएगा, गया भी है, रूल के हिसाब से कैश क्रेडिट साइड में गया है, बिल्कुल सही। गोल्डन रूल को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। द गोल्डन रूल सेज, अगर एसेट्स क्रिएट होती हैं या एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक, अगर एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लॉसेस होते हैं या लॉसेस बढ़ते हैं, इन तीनों कंडीशंस में ये तीनों डेबिट होंगे। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल यूजुअली बी डेबिटेड इफ दे आर क्रिएटेड और इफ दे आर इंक्रीज्ड, दोनों कंडीशंस। ठीक, और एसेट्स के अंदर ही एक कैटेगरी आती है करंट एसेट्स। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। स्टॉक, जो सामान आप यूजुअली खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, द ट्रेडिंग दैट यू डू। कैश, ये दो सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स के। तो अगर आपके पास कैश आ रहा है तो बैलेंस बढ़ेगा, कैश का नेचर है रियल डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस। और स्टॉक, नया सामान आप खरीद के लाए, परचेजेस, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, कैश परचेजेस मेड, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 5000 रुपीज की आपने परचेज करी, ओके। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, परचेज आप क्या खरीद के लाए, गुड्स, गुड्स आर रियल अकाउंट्स, तो डेबिट हो गया, डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, स्टॉक बढ़ गया आपका, ऑब्वियसली डेबिट होगा। अब इसका उल्टा कैश में हो गया, कैश में यू आर पेइंग द कैश टू समबडी, जिससे आप खरीद कर लाए, 5000 रुपए का कैश कम हो गया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, जब कैश कम हुआ तो डेबिट साइड से ही आपने 5000 रुपए कम कर दिए। इसको बहुत ध्यान से देखिए, डेबिट साइड से बैलेंस आपने कम कर दिया, क्योंकि कैश का बैलेंस डेबिट ही होता है जैसा यहां पे लिखा हुआ है। तो आप डेबिट साइड से बैलेंस को कम कर रहे हैं, which means आप क्रेडिट कर रहे हैं, and that is what is happening. क्रेडिट that goes out of the business. कोई भी रियल अकाउंट
अगर आपके पास है जिसको आप कम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, तो उसको क्रेडिट करेंगे ट्रांजैक्शन में, बट वो डेबिट साइड से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। समझ गए आप? मैथमेटिकल बैलेंस समझे? अब इसका एग्जैक्टली उल्टा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। कैश आएगा बिजनेस के अंदर, राइट? और सेल्स का मतलब गुड्स आपके पास से चले गए, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट करना है, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है आपको। आप यहां पे लिख देंगे सेल्स, करेक्ट? अब एग्जैक्टली इसकी उल्टी स्टोरी हो गई। स्टॉक, जिसमें आपके पास सामान रखा हुआ था, विच वॉज योर एसेट, राइट, उसमें से स्टॉक में से 5,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसको रियल अकाउंट बना के क्रेडिट कर दिया, करेक्ट? तो नेगेटिव 5,000 रुपए नेगेटिव हो गए स्टॉक में से, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव रिसीव्ड कैश 5,000 रुपीज। यहां पर डेबिट कर दिया, डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, कैश हैज कम इनटू द बिजनेस। तो आपने कैश को डेबिट कर दिया और कैश की वैल्यू को 5,000 रुपए से बढ़ा दिया। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये चीज जो है, ये बहुत सिंपल गोल्डन रूल अगर आप याद रखेंगे, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड याद रखेंगे, और ये 3 रूल्स जिसके बेस पर आप एंट्री पास कर रहे हैं, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि कहां पर इफेक्ट कैसे पड़ रहा है। अगर डेबिट साइड में नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो या तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, या लॉसेस बढ़ रहे हैं। अगर क्रेडिट साइड में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो या तो आप लाइबिलिटीज पे कर रहे हो, या फिर आपकी इनकम कम हो रही है, या फिर आपकी कैपिटल कम हो रही है। तो ये दोनों साइड के रूल्स जिस तरीके से हम लोगों ने देखे हैं, उसी हिसाब से दोनों साइड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और मैथमेटिकली काम करती है ये चीज। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है? सबको क्लियर हुआ? नॉमिनल अकाउंट और कैसे बैलेंसिंग हो रही है ये समझ में आ गया? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ओके? चलिए, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स थे जो आपको बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफाइंग दी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जर्नल एंट्री। व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? ठीक, इसको समझना सबसे जरूरी है। तो अब मैं आपको आज जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा। अब ये एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका पहला स्टेप है। और इसके बाद लेजर बनेंगे। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में आसानी हो। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 10th में, लेकिन अभी आप लोगों को ये पूरा समझाया जाएगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनाई जाती। ठीक, तो जर्नल आप बनाएंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहली बुक यहीं से स्टार्ट होती है। तो जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, तो आज सबसे पहले वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जर्नल में लिखते हैं एक हेडिंग, XYZ एंड कंपनी। सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग में होगा सबसे पहले कंपनी का नाम, योर कंपनीज नेम, राइट? सो आई एम राइटिंग कंपनी नेम। उसके बाद हेडिंग होगा जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग for example 31st March 2020। मैंने बताया था आप लोगों को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जर्नल एंट्रीज या कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 1 साल के लिए रखे जाते हैं, और अगले साल उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो या तो वो 31 मार्च को हो रहे होंगे, या फिर वो 31 दिसंबर को हो रहे होंगे, जिसका कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये यूजुअली फाइनेंशियल ईयर की डेट होती है, एंड डेट।
तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 के अकाउंट्स है, इससे पता चल जाएगा इस हेडिंग से। इस हेडिंग से कितनी चीजें पता चल रही हैं, ध्यान दीजिए। एक तो कंपनी का नाम पता चल रहा है, किसके जर्नल एंट्रीज हैं, ये है क्या, जर्नल एंट्री है, और ये कौन से ईयर के लिए बन रहा है, 31 मार्च 2020 तक का बन रहा है, विच मींस ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019। इस हेडिंग के लगभग मानकर चलिए 10 नंबर के सवाल में 2 नंबर होते हैं, और उसका रीजन मैंने बता दिया। आप ये हेडिंग उड़ा दीजिए, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक कि आप पेपर दीजिए और उस पर ना अपना रोल नंबर लिखिए, ना अपना सब्जेक्ट का नाम लिखिए और ना अपना नाम लिखिए। कैसे पता चलेगा कि ये कॉपी किसकी है, मैं नंबर किसको दूंगा, मैं वो कॉपी जांचूंगा ही नहीं। समझ गए आप लोग मेरी बात, क्लियर है? Yes, sir. हेडिंग सबसे पहले लिखिए, कोई भी सवाल करने से पहले हेडिंग लिखिए आप। बिना हेडिंग के इट इज अ हेडलेस पेपर विच इज ऑफ नो यूज। तो कोई भी सवाल आप करेंगे डीएचए में, सीए में, पेपर में, सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे। मैं हेडिंग के नंबर पहले ही काट देता हूं अगर नहीं लिखी हुई। हाउ डू आई नो किसका अकाउंट है, क्यों बनाया गया है, और आज प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको फ्यूचर में भी प्रैक्टिस नहीं होगी। और ऐसे ही आप पढ़ोगे, फिर आप गड़बड़ भी यही करोगे कि बिना हेडिंग पढ़े आंसर पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ऐसा प्रोफेशनल हमें नहीं बनना है जो इनकम्प्लीट हो, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? सो हेडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। सब लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। जर्नल एंट्री, क्योंकि अभी हम लेजर भी बनाएंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे, तो ये नाम चेंज होता रहेगा। जर्नल एंट्री से लेजर हो जाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, बैलेंस शीट हो जाएगा। तो ये नाम बहुत सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या चीज? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आपके लिए ब्रेक हाँ, सर। मेरी वॉइस? यस सर, ब्रेक हो रही है। Yes, sir. ओके, होल्ड इट, मैं Yes, एक sir. चीज, नो प्रॉब्लम, गुड टोल्ड मी, गिव मी अ मिनट। ओके, अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Sir. यस सर। Yes, sir. We will finish today's class with the format of journal, and from tomorrow, I mean from Tuesday, we will do journal entries. We will start the journal entries. Okay. What is the format? सबसे ऊपर तो हेडिंग डालेंगे हम, वो मैंने मिटा दी है। सेकेंड फॉर्मेट कैसा बनेगा, पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर एक वर्टिकल लाइन ऐसे बनाएंगे, फिर एक थोड़ी सी बड़ी स्पेस देते हुए you will draw another vertical line, then there is a small column which is created, another vertical line, then 2 vertical lines. मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, आप हमेशा स्केल यूज करेंगे। कोई भी मेरा डीएचए सबमिट नहीं करेगा विदाउट यूजिंग स्केल। प्लीज कोई भी हाथ से ड्रॉ करके नकल मार के वो जल्दबाजी वाला काम नहीं करेगा। ये बहुत साफ सुथरा काम है, इसको साफ तरीके से करना है, गंदगी नहीं करनी है इसके अंदर। मैं बोर्ड पर भी पढ़ा रहा हूं तो देखिए, जब कोई चीज गलत कर देता हूं तो उसको मिटा के ठीक करता हूं। तो इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से इस सवालों को जब करेंगे, जब इनके आंसर्स देंगे न्यूमेरिकल्स के, तो क्लीन और क्लियर होने चाहिए ट्रांजैक्शंस, गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदे ट्रांजैक्शंस को पढ़ा नहीं जा सकता। दे आर नॉट लीगल ट्रांजैक्शंस। अगर काट पीट कर ट्रांजैक्शंस किए गए जर्नल में तो गलत माने जाते हैं, लीगली नॉट वायबल होते हैं। वो कोर्ट ऑफ लॉ में पुटअप करेंगे, पेपर फाड़ देगा, जज बोलेगा कि ये तो आपने सब काट पीट कर रखा है, ये मैं कैसे जांचूं। टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं कई लोग, प्लीज ऐसा मत लिखिएगा, मैं सब समझाऊंगा, उस तरीके से लिखिएगा। द हेडिंग्स आर, सबसे पहली कॉलम में आप लिखेंगे डेट, यहां पर हेड डेट आएंगी, उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब डिटेल्स, जानकारियां, क्या पर्टिकुलर है वो यहां लिखेंगे। ये बेसिकली एंट्री की फील्ड होती है, अकाउंटिंग एंट्री यहां होती है, यहां जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। ये लेजर फोलियो कहलाता है, LF नाम लिखा है मैंने, इसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। इसके बाद जब आप लोग लेजर बनाएंगे तो हर एक अकाउंट का यूनिक अकाउंट बनेगा, और उसके फिर उस पर एक पेज नंबर होता है, एक आइडेंटिफायर होता है, उसको आप लेजर फोलियो बोलते हैं, ठीक है।
तो जर्नल, लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट, बहुत क्लियरली लिखेंगे अमाउंट और यहां ब्रैकेट पे लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया था लेफ्ट साइड का कॉलम डेबिट का होता है और राइट साइड का कॉलम क्रेडिट का होता है, तो वो यहां भी हम लोग फॉलो करें। ठीक है, सॉरी क्रेडिट को मैंने सर बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके, बोर्ड दिखेगा अभी, 1 मिनट। हाँ, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जर्नल का, और जनरल नहीं है ये, इट इज नॉट, ये नहीं है ये, प्लीज इसको कोई भी जनरल नहीं बोलेगा। जनरल का मतलब होता है सामान्य, साधारण, ठीक है ना। ये जर्नल है, मैंने ऊपर सबसे ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है, ध्यान से देख लीजिए, इट्स अ JOURNAL, जर्नल, और इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसको अंग्रेजी में ही पढ़ना है और कोई तरीका नहीं। अच्छा, अगर किसी को भी हिंदी के टर्म्स में प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ ना आ रही हो, तो मुझको बता दीजिएगा। वैसे ऐसा कोई टर्म है नहीं जो आपको समझ में ना आए, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन करी है आपको हिंदी में भी प्रॉपरली, सो डू नॉट वरी अबाउट एनी इंग्लिश वर्ड, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड आस्क मी। ठीक है, तो ये जर्नल है और ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्लास में यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉर्मेट आई विल टेल यू, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज उसके अंदर पास करेंगे। हाँ पूछिए। सर अटेंडेंस ले लो। हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई। नो सर, वो टाइम खत्म हो जाता है फिर ना, अपने आप मीटिंग खत्म हो जाती है। नहीं, अपने आप मीटिंग खत्म नहीं होगी, मेरा अकाउंट मीटिंग खत्म होने वाला नहीं, ठीक है।